नमस्कार दोस्तों आधी आधी रात तक संसद चलाकर लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल को पास कर दिया गया। वक्फ बिल पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए यह बिल जाएगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट, यह वक्फ बिल फंस जाएगा। फंस इसलिए जाएगा क्योंकि यह मसला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि तीन याचिकाएं दायर हो गई हैं। एक याचिका दायर की है कांग्रेस के सांसद, बिहार से ये सांसद हैं किशनगंज से मोहम्मद जावेद, इन्होंने याचिका दायर की। इसके अलावा दोस्तों एक याचिका ओवैसी की तरफ से दायर कर दी गई है और एक याचिका दायर की है आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह ने। अमानतुल्लाह की तरफ से भी यह याचिका दायर की गई है दोस्तों। और कहा यह जा रहा है कि ये जो बिल है जो जल्दबाजी में लाया गया है, इसने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और इस वजह से ये बिल सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्र जी से अभी हमारी बातचीत हुई और हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंस सकता है और वक्फ बिल खटाई में पड़ सकता है। क्या इसके तकनीकी पहलू हैं, उनको भी समझने की कोशिश की। आप उनकी बात सुनिए और उसके बाद मैं फिर संविधान के कुछ अनुच्छेदों के साथ आपको बताऊंगा कि आखिर इस बिल में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कोई भी एक्ट हो, पहले तो अभी सुप्रीम कोर्ट का पावर तब आएगा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाइड कर देंगी और वो गजट में आ जाएगा। अभी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अभी नहीं पहुंचा है, पर ये जिन चीजों पर हम लोग इसको चैलेंज करने जा रहे हैं वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो मैंने आपको सारी चीज़ों को बोला है, वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उस एक्ट को डाइल्यूट करने का, सुनने का और उसके साथ में सारी चीज़ों को मैनेज करने का पावर पूरे डीएम को दे दिया गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है पूरे भारत देश के लिए। डीएम के बाद जो डीएम ने, बाय द वे सपोज करिए डीएम ने आपके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया, तो उस जजमेंट को आप किसी भी ट्रिब्यूनल में, किसी भी अपीलेंट अथॉरिटीज में, इवन सिविल न्यायालय में तो जा ही नहीं सकते हैं। जो इसके साथ में जो रेवेन्यू कोर्ट होते हैं, जैसे डीएम का अपील जो होती है कमिश्नर के पास होती है, और उसके साथ में यार रेवेन्यू, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो हमारे यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर होता है, उसके बाद रेवेन्यू में भी जाती है रेवेन्यू बोर्ड जो ग्वालियर में सिचुएटेड है। ऐसे ही हर स्टेटों में होते हैं। उसके बाद वो हाई कोर्ट जाता है। तो जब ये सारे अपीलान ट्रिब्यूनल्स जो कहीं जाएगा ही नहीं, तो कोई भी यदि कुछ भी गड़बड़ी हो गई, कोई भी जजमेंट होता है, रिव्यू का प्रोविजन होता है, इसके साथ में उसमें क्यूरेटिव का भी होता है। ये जब सारी चीजें नहीं है तो इसमें यदि बाय द वे डीएम उसमें कुछ गड़बड़ कर भी दिया तो वो सारी चीजों को कैसे वो मैनेज करेंगे और उसको कैसे सुधार करेंगे। अब दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन किया गया है इस बिल को लाने में। 14, 25, 26 और 29 क्या होता है इसमें, क्या क्या लिखा है इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करता हूं। समानता का अधिकार जो हमको देता है, उसमें क्या लिखा हुआ है दोस्तों। उस अनुच्छेद 14 में लिखा है कि सभी व्यक्तियों का, नागरिक और विदेशी दोनों, समान अधिकार देता है सभी व्यक्तियों को। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। तर्कसंगत वर्गीकरण की अनुमति है लेकिन मनमाना भेदभाव नहीं हो सकता। कोर्ट और शासन में समान व्यवहार की गारंटी भी अनुच्छेद 14 आपको देता है, हमको देता है, देश के नागरिकों को देता है। अब एक और अनुच्छेद की इसमें बात हो रही है। उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 25, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संविधान के तमाम अनुच्छेदों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो अनुच्छेद 25 है धर्म की स्वतंत्रता। वो क्या कहता है, यह अधिकार सभी व्यक्तियों को मिलता है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों। व्यक्ति को धार्मिक विश्वास रखने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य गैर जरूरी धार्मिक प्रथाओं और सामाजिक सुधारों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को जो विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति रखता है उसे संरक्षित करने का अधिकार है। राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों पर लागू होता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करता है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता, यही भारत की पहचान है। सभी धर्मों के लोग यहां मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन जब से यह वक्फ बिल आया है तब से गजब की नाराजगी देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, ये संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। और अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी, ये सब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हैं। वहां ये फरियाद कर रहे हैं कि ये बिल वापस लिया जाए। आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से इस बिल की कॉपी फाड़ी थी। आपको मैं वो हिस्सा भी दिखाता हूं जब ओवैसी ने अपनी बात रखते रखते इस बिल की कॉपी फाड़ दी थी। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। दोस्तों, ओवैसी के साथ साथ तमाम नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, जो पूरी एकजुटता के साथ इस बिल के खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने भी इस बिल पर नाराजगी जताई थी। तो दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी में लगभग भगदड़ मच चुकी है। नेताओं ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है। नीतीश और जयंत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वक्फ का ये जो बिल लाया गया है ये फंस सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर इंसाफ मिला, इस बिल पर जो याचिकाएं दायर हुई हैं, अगर इंसाफ मिला तो ये बिल यहीं का यहीं रुक जाएगा, कानून की शक्ल नहीं ले पाएगा। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।